नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवामी एहतजाज जारी। गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर उठ रहा है बुनियादी सहूलत की नामौजूदगी का मसला। और वादी में तालिबे इल्मों के लिए 5 रोजा ट्रैकिंग एक्सपीडिशन प्रोग्राम का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम का एहतजाज कोई नई बात नहीं है। आए रोज ऐसा देखने को मिलता है जब अवाम सरापा एहतजाज दिखाई पड़ते हैं। जिला चाहे कोई भी हो, कस्बा या गांव कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठना लाजमी है। इस गुलाम खित्ते के एक अहम तरीन शहर रावला कोट में तो गुज़िश्ता कई रोज से पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज चल रहा है, जो शुरू तो हुआ था बिजली कटौती और मनमाने बिजली बिल्लात को लेकर, लेकिन अब इसने आज़ादी की तहरीक इख्तियार कर ली है। इस बगावत ने पूरी तरह पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक का रंग ले लिया है। इसमें आम आवाम की शमूलियत से लेकर कौम परस्त जमातें तक डट गई हैं, जिससे ये तहरीक और भी वसी होती जा रही है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस एहतजाज का मरकज बना हुआ है रावला कोट शहर, जहां तकरीबन 1 महीने पहले अवाम ने बिजली कटौती के खिलाफ एहतजाज शुरू किया था। ऐसे एहतजाज आए रोज इस खित्ते में होते रहते हैं, इसीलिए किसी ने भी इस तरफ खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन इंतजामिया को न जाने क्या सूझी कि उसने एहतजाजियों पर लाठियां डंडे बरसाना शुरू कर दिया और फिर कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तब से ही ये तहरीक पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक में तब्दील हो गई। वो जो थोरार है इस वक्त, उसको एक छावनी बनाया गया है। वहाँ पुलिस मौजूद है, कैंप लगाए मौजूद है। आज के इस इज्तिमा का मुतालबा है, पुरजोर और जोरदार मुतालबा है कि वहां से फिलफोर उस कैंप को उठा लिया जाए, उन पुलिस वालों को वापस बुलाया जाए। जेलू के ताले टूटेंगे, साथी हमारे छूटेंगे। जेलू के ताले टूटेंगे, साथी हमारे छूटेंगे। रावला कोट के एक खास शहरी जिनका नाम लियाकत हयात है, जब उन्हें मकामी पुलिस ने गिरफ्तार किया तब से ये तहरीक उबाल मारने लगी। पुलिस ने सोचा था कि एक जाने माने कौम परस्त को गिरफ्तार करके वो इस तहरीक पर काबू पा लेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। खुश फहमी में रहने वाले मकामी पुलिस एहलकार और इंतजामिया की खुशियाँ तब काफुर हो गईं जब इस तहरीक ने मजीद तेजी इख्तियार कर ली। थक हार कर इंतजामिया को लियाकत हयात और उनके हामियों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन अभी भी कुछ तुलबा और ताजिर हिरासत में ही हैं। लियाकत हयात को अभी रिहा कर दिया गया, वो शेख चौक में पहुंच चुके हैं। लियाकत हयात हमारी साथियों की दिन रात की मेहनत है और इतनी ताकत के साथ लोग बाहर निकले कि इंतजामिया को उनकी बात माननी पड़ी। यही ताकत का मुजाहरा आज़ादी के लिए भी लोग करेंगे तो हम अपनी आज़ादी की मंजिल भी हासिल कर सकते हैं। न जाने इस खित्ते में बिजली कब और कैसे इतना बड़ा मसला बन गई जिसका हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। आज इस पावर कट के खिलाफ जगह जगह एहतजाज का दौर दौरा है। अगर ये बिजली जो इनके अपने ही खित्ते में बन रही है और जिसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है, अगर ये इन्हें भी फराहम की जाए तो इससे अवाम के गुस्से में यकीनन कमी आएगी, क्योंकि अभी न बिजली मिल रही है न ही दरिया का पानी मिल रहा है। मिल रहे हैं तो सिर्फ बिजली के बिल, जो कई गुना बढ़ा चढ़ा कर भेजे जा रहे हैं। इसलिए अवाम दिन के उजाले में भी लालटेन लेकर एहतजाज करने बैठ गए हैं। डैम हमारे कब्जा तुम्हारा नामंजूर नामंजूर, बिजली हमारे कब्जा तुम्हारा नामंजूर नामंजूर।
आज़ाद कश्मीर से जो बिजली हमें दी जाती है उसमें लोड शेडिंग इतने वो जो है ना 12 से 13-14 घंटे वो लोड शेडिंग करते हैं। हमने ये तय कर दिया है कि हम ये जो है ना वापस जो हमारे बुजुर्गों ने ये जो बत्तियां लाई हुई हैं ये जो है ना हम जलाएंगे, लेकिन ये बिजली हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे ऊपर से ये जो लाइन गुजर रही है लीलम झेलम प्रोजेक्ट की, तो ये पूरे पाकिस्तान को रोशन करते हैं, लाइन ये रोशन करती है, लेकिन हमें यहाँ पर जो हमारे लिए जो अजाब इन्होंने वापटा वालों ने जो है ना यहाँ पर ये हमें बिजली नहीं देते। आवाम का गुस्सा इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि हमारे जरिए पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो वो लोग तशद्दुद का रास्ता अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। एहतजाज जो बिजली के बिल से शुरू हुआ था, धीरे धीरे हुकूमत के बयान और फिर उसकी कारकर्दगी की वजह से इख्तिदार मुखालिफ जलसे में तब्दील हो जाता है। ऐसे में निशाने पर सिर्फ हुक्मरान ही नहीं आते, बल्कि आते हैं महकमाए बरक़ियात के अफसर, ISI के अहलकार, बदउनवा इंतज़ामिया और मकामी पुलिस, क्योंकि इस खित्ते की बर्बादी में किसी का वाहिद हाथ नहीं, बल्कि ये तो मिला जुला मामला है। हम छीन कर लेंगे आजादी, हम लड़ कर लेंगे आजादी, हम मर कर लेंगे आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, लाठी भी चलेगी आजादी, जेल भी जाए आजादी, फांसी भी चढ़ेंगे आजादी, हम फिर भी मांगे आजादी। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में अपने हक की आवाज उठाने वाले लोगों पर जुल्म सितम ढाया जाता है, जो कि बेहद अफसोसनाक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अवाम ने इस जुल्म का पलटकर जवाब दिया है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के नौजवानों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तालीम के साथ ऐसी सरगर्मियों पर तवज्जो दी जा रही है जिससे तलबा तालिबात को कम उम्र से जिम्मेदारियां संभालने लायक बनाया जा सके, इन्हें लीडरशिप की क्वालिटीज भी सिखाई जा सकें। इसके लिए 5 रोजा ट्रैकिंग एक्सपीडिशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें वादी के तालिबे इल्मों ने शिरकत की। पेश है हमारी रिपोर्ट। ये है जिला बडगाम का यूसमर्ग इलाका। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के ट्रैकिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें स्कूल के तालिब इल्मों ने बड़े ही जोश खरोश के साथ शिरकत की। इस ट्रैकिंग कैंप का मकसद था कि इस खास मकाम पर बच्चों को सैर व तफरीह के साथ कई अहम बातों को सीखने का मौका मिल सके। आफ्टर कोविड दिस इज द फर्स्ट चांस हमने बच्चों को अपने स्कूलों से निकाल कर एक ऐसी जगह पे टूरिस्ट स्पॉट पे लाया है जहाँ पे इनको थोड़ा फ्रेश करने की कोशिश हम कर रहे हैं। बेसिकली ये स्काउट प्रोग्राम है, स्काउटिंग पुलवामा। तो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर कोविड। दिस इज फर्स्ट, इट इज अ 5 days कैंप। इन दिस कैंप जो बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है। बेसिकली जो मोटो है स्काउटिंग का, उसका मतलब है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि बच्चों को दिमागी तौर से, फिजिकली तौर से, मेंटली उनको प्रिपेयर करना है फॉर दिस टू हेल्प अदर्स। 5 रोजा इस एक्सपीडिशन प्रोग्राम में बच्चों को रोजमर्रा जिंदगी में काम आने वाली ऐसी बहुत सी बातें सीखने का मौका फराहम हुआ जो आगे चलकर इनके काम आ सकती हैं। इसके लिए जहां एक तरफ इन्हें आसपास के मैदानों और जंगलात की सैर करवाते हुए इनकी सर्वाइवल स्किल को बेहतर बनाया गया, तो वहीं दूसरी जानिब गीत संगीत के प्रोग्राम में इनकी शमूलियत के जरिए इनकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया, जिनमें हिस्सा लेने के लिए तालिब इल्म सरगर्म दिखाई दिए। इस
ٹریکنگ کیمپ میں کیا ہے کہ یوزمرگ میں بہت ساری اسپاٹس ہیں جدھر پہ ہم ٹریکنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اینڈ بیسیکلی اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کیمپ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ڈسپلن آتا ہے, ہم ریسپانسبل بنتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اس کے اسکیڈیول کی بات کریں, صبح سویرے ہمیں 6 بجے اٹھایا جاتا ہے, اینڈ آفٹر دیٹ 6 بجے کے بعد ایک پراپر اسکیڈیول پورے دن کے لیے ہوتا ہے ہمارا, اور اسی اسکیڈیول کے حساب سے ہمیں سارا کام کرنا ہوتا ہے. تو اس سے نہ صرف ہمیں ایک باہر جانے کا موقع ملا, مطلب اس سے ایک تو ہمیں بہت خوشی ہوئی, ہم فریش ہو گئے, ہمیں ایک ریفریشمنٹ ملی, اور اس ریفریشمنٹ کی وجہ سے ہم مطلب کل جا کے ہم پھر سے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کریں گے, اور اس میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملی. یہ پروگرام عالمی وبا کورونا کے سبب طویل وقت سے گھروں میں رکے ہوئے بچوں کے لیے ذہنی طور پر کافی راحت دینے والا مانا جا رہا ہے, جہاں یہ بچے کئی چھوٹے چھوٹے ایونٹس میں حصہ لیتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ لوگ دوسرے اسکول سے آئے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی بہت سی باتیں سیکھتے نظر آئے. آج ہمارے یہاں پہ پلوامہ میں اسکاؤٹ ٹریکنگ کیمپ ملا ہے. اس سے ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا ہے گھر سے باہر جانے کا, اپنے آپ کو ریسپانسبل پروف کرنے کا, کیونکہ گھر میں اگر ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اپنے گھر والوں پہ ڈپینڈ ہو کے کرتے ہیں. یہاں پہ انڈیپینڈنٹ اپنے آپ پر اپنی بنیاد پر ہمیں یہاں پہ کامیں کرنے ہوتی ہے. اگر جو بھی کچھ کرنا ہے اپنی بنیاد پہ کرنا ہے, اپنی چیزوں کا دھیان خود رکھنا ہے. گھر میں کیا ہے, گھر میں گھر والے ہیں وہ خیال رکھتے ہیں, یہاں پہ اپنا خیال خود رکھنا ہے. جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں مقامی طالب علموں اور نوجوانوں کے لیے ایسے ٹریکنگ کیمپس پہلے بھی لگائے جاتے رہے ہیں جو انہیں اپنے آس پاس کے قدرتی طور پر خوبصورت علاقوں کو قریب سے دیکھنے اور جاننے کا موقع مہیا کراتے رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ آپ گلگت شہر میں رینجرز اور ایف سی کو ہٹانے کی مانگ کرتے ہیں تو ان کی موجودگی کو جائز ٹھہرانے کے لیے یہ لوگ فرقہ وارانہ لڑائیاں کرواتے ہیں. میوریزیو بیان کونی نے ٹویٹ کیا ہے کہ دریا رکھی کوٹ کے آس پاس کے راستوں میں پلاسٹک کچرا موجود رہتا ہے. دریا میں پانی کی بوتلیں یوں ہی پھینک دی جاتی ہیں, اس طرف کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا. طارق نقاش نے ٹویٹ کیا ہے کہ مظفر آباد منصہرہ روڈ پر لوہار گلی کے قریب ٹرک پلٹنے کا حادثہ پیش آیا, جس کے باعث اس روڈ کو بند کر دیا گیا. یہاں پر اس طرح کے حادثات آئے روز ہوتے ہی رہتے ہیں. ڈاکٹر پیوش سنگلا نے ٹویٹ کیا ہے کہ اننت ناگ شہر میں ترنگا ریلی نکالی گئی. اس ریلی میں اسکول کالجوں کے پرجوش طالب علموں نے شرکت کی. ایرک نے ٹویٹ کیا ہے کہ دریا چناب پر پوری دنیا کا سب سے اونچا سنگل آرچ برج مکمل ہونے ہی والا ہے. یہ بھارتی انجینئرنگ کی سب سے بہترین مثال ہے. احساس کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ وادی میں ہر موسم کے دوران چلنے والی سیاحتی سرگرمیاں کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے. محرم الحرام کے روایتی جلوسوں کو روکنے کے لیے سری نگر اور دیگر علاقوں میں سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن چینل پی ٹی وی من گرنتھ رپورٹوں کا حوالہ دے کر بھارت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں لگا رہتا ہے. حال ہی میں پی ٹی وی نے ایک خبر دکھائی جس میں شری نگر میں محرم کے جلوس پر پابندی اور اسے روکنے کی بات کہی گئی، جبکہ اس خبر میں 1% بھی سچائی نہیں ہے. نہ ہی شری نگر اور نہ ہی جموں کشمیر کے کسی بھی ضلع میں محرم کا کوئی جلوس روکا گیا. نہ جانے کیوں پی ٹی وی اپنے من سے بے بنیاد خبریں گڑھتا رہتا ہے اور اس جھوٹ کو اپنے ملک بھر میں پھیلاتا رہتا ہے. حالانکہ وہاں کے لوگ بھی اس کی حقیقت سے بخوبی واقف ہو گئے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے OIC کے بیان پر بھارتی ترجمان کے تبصرے کو مضحکہ خیز قرار دے دیا. پاکستان کا پرائیویٹ نیوز چینل نیوز ون OIC یعنی اسلامی تعاون تنظیم کا بچاؤ کرنے میں جٹا ہے. آپ کو بتا دیں کہ OIC کی مسلم ممالک میں کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے. بھارت کی مرکزی حکومت نے 5 اگست 2019 کو
जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटा दी थी। इसके 3 साल पूरे होने पर ओआईसी, पाकिस्तान सरकार और वहां के मीडिया ने मिलकर भारत के खिलाफ छाती पीटने का काम किया। ओआईसी ने सिलसिलेवार ट्वीट करके भारत के खिलाफ जहर उगला। तब भारत ने ओआईसी से लेकर पाकिस्तान तक को भारत के अंदरूनी मामलों पर न बोलने की हिदायत दी। गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी सहूलत की बदहाली की वजह से ऐसा लगता है कि अवाम की मुसीबतें कभी खत्म नहीं होंगी। अलग अलग इलाके के लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, फिर भी कुछ दिक्कतें कॉमन हैं, जैसे साफ पानी ना मिलना, अच्छे अस्पताल ना होना, स्कूलों की कमी, टूटी हुई सड़कें वगैरह। इन शिकायतों के निपटारे के लिए अलग अलग फोरम पर बार बार गुहार लगाई जाती है, लेकिन शायद ही कभी मुस्तकिल हल निकलता दिखाई दिया हो। गिलगित सिटी के पास ही घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका दनियोर भी कुछ इसी तरह की मुश्किलों में नबरदाज़मा है। इन मुश्किलात के हल के लिए इलाके की लड़कियों ने आवाज उठाई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में पीने के जितने जखीरे मौजूद हैं, उतना ज्यादा ही ये खित्ता पानी के लिए तरस रहा है। खास तौर से साफ पानी की यहाँ बेहद कमी है। लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए हुकूमती सतह पर न तो मंसूबा बनाया जाता है और न ही टूटी हुई वाटर लाइन की मरम्मत की जाती है। पीने के पानी का मसला इस खित्ते में हर रोज संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए लोगों का पूरा दिन बीत जाता है। इसके बावजूद गारंटी नहीं कि लोगों को साफ सुथरा पानी मिल ही जाएगा। दरियाए गिलगित, जिससे पानी लिफ्ट करके शहरी इलाकों तक पहुंचाया जाता है, वो भी तेजी से आलूदा होता जा रहा है। शहर के बाहरी इलाकों जैसे दनियोर में तो हालत और भी खराब है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो सिर्फ एक ही कैटेगरी के पीपल को अफेक्ट करते हैं, लेकिन वाटर इशू ऐसा इशू है जो हर तरह के लोगों को इफेक्ट करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ्स हो या फिर किसी भी जॉब वाले हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है दनियोर में। तो एज अ रेजिडेंट ऑफ दनियोर तो मुझे भी वाटर इशू बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इस इशू को फेस कर रही हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले जो वाटर है वो तो पॉल्यूटेंट है, पोल्यूटेड वाटर है। मतलब ये कि वो पीने लायक नहीं है। पीने के लिए पानी अलग से लाना पड़ता है और डेली यूजेज के लिए पानी अलग से होता है। और फिर डेली यूजेज के लिए जो पानी होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, कमी होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 1-2 दिन तक पानी नहीं आ रहा होता, तो हमें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि आगे अगर पानी की कमी हो तो उसी स्टोर्ड वाटर को हम यूज़ करें घर पर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ से कोई दरिया न गुजरता हो, लेकिन फिर भी साफ पीने के पानी की मुश्किल यहाँ हमेशा ही बनी रहने लगी है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ के अवाम पानी के लिए हर रोज भटकते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आती है गिलगित सिटी और उसके आसपास के शहरियों को। ऐसा इसलिए क्योंकि खित्ते की दारुल हुकूमत होने के नाते गिलगित शहर पर आबादी का बोझ तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही पानी की जरूरियात में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, पानी हर किसी की जरूरत है। आबादी की जरूरत के लिहाज से यहाँ साफ पानी का बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी में आलूदगी बढ़ती गई। दनियोर में पानी की किल्लत तो है, लेकिन कुछ इलाकों में है, नहीं कि पूरे दनियोर में नहीं है। कुछ इलाकों में इसलिए है कि दनियोर क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा दूर है, तो फिर कोई प्रॉपर वहाँ पे नदी नालियाँ नहीं है, इस वजह से वहाँ पे पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सयाह भी यहाँ पानी की कमी से दो चार होते हैं। बेशतर होटलों में पानी ही नहीं रहता, इसलिए सयाह यहाँ आना ही नहीं चाहते। दरअसल दिक्कत ये है कि कहीं भी न पानी की सप्लाई लाइंस को वक्त की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है और न ही नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अगर पानी की सप्लाई लाइन का एक्सटेंशन हो और उसे अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए तो कम से कम शहरी इलाकों के हर कोने तक पीने का पानी पहुंच सकता है। वैसे पानी के अलावा तालीमी सहूलियात की नामौजूदगी भी एक अहम तरीन मसला है। खास बात यह है कि जिस तरह बेटियां पानी की दिक्कतों का मसला उठा रही हैं, वैसे ही तालीमी सहूलत की मांग करते हुए भी दिखाई दे रही हैं।
एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा पीछे है। क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जब हम आते हैं तो खान एजुकेशन सर्विसेज है जो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो भी इंटरमीडिएट की हद तक। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट में हमारे बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक लेवल तक। गिलगित बल्तिस्तान में बदतर स्कूली निज़ाम और पॉलिसियों का ही नतीजा है कि स्कूल में पानी, बिजली और दूसरी सहूलियात की बात छोड़ दें तो एक अदद इमारत तक मौजूद नहीं। इस जदीद दौर में भी इस तरह से तालीम हासिल करने वाले बच्चों पर अगर आलमी बिरादरी की नज़र पड़ जाए तो उनकी आंखें हैरानी से फटी रह जाएंगी कि कैसे सर्दी, गर्मी और बरसात में बच्चे यहाँ तालीम हासिल करने आ रहे हैं। लड़कों की तालीम पर थोड़ी बहुत तवज्जो दी भी जा रही है, लेकिन लड़कियों की तालीमी सूरत हाल तो बिल्कुल अबतर है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो इलाका है, हमारा जो शेर किला है, उसमें बहुत कम लेवल तक काम हुआ है, मैट्रिक की हद तक है। और उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए हमारी अपील ये है, गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है और गवर्नमेंट सेक्टर के जो अफसरान हैं उनसे भी हमारी अपील है कि यहाँ पे कॉलेज की हद तक एटलीस्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल की हद तक अगर कोई कॉलेज हो जाए यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो हाई एजुकेशन हासिल कर सके। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में होने की सजा भुगत रहा है। जब इतने बरस बीत जाने पर पाकिस्तान की जानिब से इन्हें बुनियादी तालीम तक सही तरीके से मुहैया नहीं कराई जा सकी है, तो कोई भला क्या तवक्को रखे कि पाकिस्तान इन्हें कोई और सहूलियात दे पाएगा। रोजगार के मौके और तरक्कियाती मामले तो खैर दूर की कौड़ी हैं। इन्हें तो बस तालीम और पानी, बिजली जैसी बुनियादी सहूलत ही मिल जाए, इतने में ही गनीमत है। गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी सहूलत के लिए भी आवाम की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर से लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के शहर शहर और गांव-गांव में खते इफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले कुनबों को पक्का घर मुहैया करवाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरजोर तरीके से कारफरमा है। इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना पर अमल किया जा रहा है। देही इलाकों से शुरू किए इस कौमी मंसूबे के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मंसूबे के तहत शहरों में जरूरतमंद लोगों को पक्के घर बनाने में माली मदद मुहैया करवाई जा रही है। इस सिमत में जिला उधमपुर के शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के पक्के घर बनवाने में मदद की जा रही है। अपनी जिंदगी को कम वसाइल के सहारे गुजारने वालों की पक्के मकान की अदना सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मुश्तरका तौर पर कोशा हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कौमी मंसूबे के तहत मुख्तलिफ देही इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भी लोगों को पक्का घर बनाने में माली इमदाद दी जा रही है। इस सम्त में उधमपुर में शहरियों को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के तहत पक्के घर तैयार करवाकर दिए जा रहे हैं। उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल में हमारे पास 584 ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको हम ये सुविधाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना की है गरीब लोगों को जो हम ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें जैसे हमारे पास गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया कि कुछ एक जो बेनिफिशरी थे वो टाउन से थे, तो कुछ एक जो बेनिफिशरी थे वो रूरल एरिया में भी जो थे उनको म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर ही केटर कर रही है। सुना है शहर का नक्शा बदल गया, तो चल के हम भी जरा अपने घर को देखते हैं। मारूफ शायर अहमद महफूज का ये शेर उधमपुर शहर में उन लोगों पर बिल्कुल सादिक आता है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के तहत अपने पक्के घर में रहने का मौका मिला है। इससे पहले इन्हें किराए के घरों में रहते हुए काफी दिक्कतों का सामना रहता था, लेकिन घर बनाने में मुहैया की गई माली इमदाद से
शहरियों की सारी दिक्कत और परेशानियों को दूर करते हुए जिंदगी को काफी आसान बनाया जा रहा है। मेरे पापा श्री विनोद गुप्ता ने इस स्कीम में प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में अप्लाई किया था 2020 में। तो हमें पहले इंस्टॉलमेंट मिली एंड देन हमने शुरू किया ये घर बनाया। इससे पहले हम रेंट पे रहते थे। ड्यू टू आवास योजना एंड ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम आज अपने घर पे रहते हैं। हमें इस घर से जुड़ी हुई बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली है जो हमें रेंट पे नहीं मिलती थी, लेकिन अब हमारा अपना घर बन गया और हम अब इस घर में बहुत खुशहाली से रह रहे हैं। हमें से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, हमारी एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड हमें अपने घर से बहुत ही सारा एक लगाव था, फाइनली मिल गया और सब हो गया। और हम धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जिन्होंने ये स्कीम शुरू की है और इन स्कीमों के थ्रू हर एक गरीबों को ये जो है घर मिले ताकि वो भी हमारी तरह खुशहाली से रह सके। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मंसूबे के तहत उधमपुर में 584 कुनबों को माली फायदा पहुंचाने के लिए उनका इंतखाब किया गया है। इसके लिए हर एक मुस्तफीद को 1,66,000 रुपए की माली मदद देना तय किया गया है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर 10 साल की मियाद तक आसान शरह सूद पर 2 लाख रुपए का लोन देने का बंदोबस्त है। इस मंसूबे के तहत अब तक तकरीबन 3 करोड़ 48 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। 325 घर उधमपुर के शहरी इलाकों में और 259 घर शहर से करीब देही इलाकों में मौजूद हैं। इनमें से 135 अफराद के पक्के घर तैयार हो चुके हैं और 449 घरों का तामीरी काम जारी है। हम पहले रेंट पे रहते थे और हमें बड़ा मुश्किल होती थी। अब हमारा अपना घर बन गया प्रधानमंत्री योजना की तरफ से और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब गरीबों को इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए और अपना घर के लिए पैसे लेने चाहिए। और हम जो पैसे पहले किराए पे देते थे अब हम अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाते हैं। तो आपको भी ये फ़ायदा लेना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री योजना की तरफ से जो हमें पैसे मिले और हमने घर बनाया तो हम अच्छे से रह रहे हैं अब। उधमपुर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शहरी और देही इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर कर रहे लोगों को मजबूत पक्का मकान तय वक्त में दिलाने के लिए तामीरी कामों में तेजी लाई जा रही है ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को पक्के मकान के लिए परेशानियां न उठानी पड़े और घर का उनका ख्वाब जल्द से जल्द पूरा हो सके। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।